स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। गाइस जिसके पहले हमारी कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं। चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल या ब्रेकिंग फोर्स जो है ये कितना लगाना होगा। इसका आंसर आप बताएंगे। और एक बात और बता दें कि अगर आपके सामने ये क्वेश्चन की क्वालिटी हाई नहीं नज़र आ रही है तो वीडियो की क्वालिटी को अपनी हाई कर लीजिएगा, तब आपको ये बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिखता है, तो आप वीडियो की क्वालिटी को हाई ज़रूर कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन जो है ये स्पष्ट दिखेगा। ठीक है भाई। देखिए जब एक कार की गति दोगुनी की जाएगी तो उसको रोकने के लिए जो बल लगाना होगा ये 4 गुना लगाना होगा, यानी 4 गुना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गुना बल लगाना होगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल परिमाण है, मूल परिमाण है या फिर आप जिन्हें कहते हैं मूल राशियाँ। बात एक ही है, मूल परिमाण या मूल राशियाँ। यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा, मूल परिमाण आपसे पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा काल या फिर समय। काल कहो या समय कहो, बात एक ही है, टाइम को कुछ भी कहो। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काल या फिर समय। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए। सवाल आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान है। मतलब किसका विमीय सूत्र आवेग के समान है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमारा मेन टारगेट है कम समय में अधिक क्वेश्चन कंप्लीट करवाना। इस वजह से मैं क्वेश्चन जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाऊंगा। भले ही हमारी क्लास जल्दी समाप्त हो जाए वो बात अलग है, लेकिन आप जितना जल्दी क्वेश्चन का आंसर देंगे हम उतनी ही जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है भाई। किसका विमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान है। देखिए आवेग जो है ये मोमेंटम या फिर जिन्हें आप कहते हैं संवेग, उसके बराबर होता है। तो विमीय सूत्र आवेग जो है ये संवेग के बराबर होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, संवेग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक केशिका के व्यास को दोगुना किया जाए तो उसके भीतर के पानी का जो उठाव है ये कैसा होगा। अगर केशिका के व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो भीतर जो उसके पानी है उसका उठाव कैसा होगा। सही आंसर हो जाएगा उसका उठाव जो है ये बिल्कुल आधा हो जाएगा, यानी उसका हाफ हो जाएगा। राइट हो जाएगा आपका आधा। दोगुना किया जाएगा तो उसका भी आधा हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा पानी का उठाव। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल है जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है। देखिए जब एक अंगूठी या छल्ले के गर्म किया जाएगा तो वो जो है कैसा होगा, जो इसका छिद्र है ये कैसा होगा, फैलेगा। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, फैलता है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि बरसात की बूंद बहुत ऊंचाई से गिरते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में कौन सी बात सही है। अच्छा अब यहाँ पे पहले आप पूरा ऑप्शन पढ़िए। वह उन अंतिम वेगों के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं। विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है आपका ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वह समान अंतिम वेग के साथ, गलत, ये सब गलत है। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए। पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है। पानी की सतह पर एक लोहे की सुई जो है ये क्यों तैरती रहती है। देखिए पानी की सतह पर हल्के रखी गई मतलब बहुत ही हल्की सुई जो है ये रखी जाती है और वो तैरती रहती है। भाई अगर आप गीली रखेंगे तो वो डूब जाएगी, लेकिन हल्की रखना है ना, तो हल्की रखेंगे और वो तैरती रहेगी। इसका मुख्य कारण जो है यह है उसके पृष्ठ तनाव, उसका जो पृष्ठ तनाव है इसके कारण। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उसके पृष्ठीय तनाव के कारण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने किसके बराबर। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वो अपने भार के बराबर पानी जो है हटाती है तो वो डूब जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है। अब देखिए सवाल क्या कहा जा रहा है कि रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है। पलायन वेग कह दिया गया, आप वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। हालांकि कभी कभी ये 11.2 किलोमीटर आपको मिलेगा, तो लेकिन आप लगभग 11 किलोमीटर कह सकते हैं। तो 11 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है ये आपका पलायन वेग होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक या फिर खंड पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा उतना ही रहेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब बर्फ उसमें टुकड़े या फिर जो बर्फ है ये जब डाली जाती है तो वो अपने आयतन के बराबर पानी जो है बाहर पहले ही फेंक देती है। इस वजह से जब बर्फ पिघलेगी तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब वो अपरिवर्तित रहेगी या फिर कहा जाए उतना ही रहता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है कि किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनता है। उसे सीटी की आवाज़ दोनों मामले में सभी दृष्टियों से एक समान सुनाई देगी, या रेलगाड़ी के आने पर अधिक तीव्र सुनाई देगी, या रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देगी, या रेलगाड़ी के छूटने पर ऊंची सुनाई देगी। देखिए अगर रेलगाड़ी आती है और या फिर रेलगाड़ी जाती है, अगर आती है भाई तो रेलगाड़ी जब आएगी तो उसकी जो सीटी की आवाज़ है, उसके हॉर्न की आवाज़ है, ये उसे ऊंची सुनाई देगी, है ना। तो राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। पूरा ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में अनुक्रमिक वृद्धि होगी। अनुक्रमिक नहीं, अनुक्रमिक कमी ये भी नहीं है, बढ़ने के बाद गलत, क्योंकि पहले घटेगा उसके बाद वृद्धि होगी। राइट हो जाएगा, घटने के बाद वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपके सामने कि गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक का पदार्थ जो है कौन सा है। गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक का पदार्थ जो है ये कौन सा है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन नायलॉन। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा नायलॉन। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑटोमोबाइल या फिर मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है। इसका आंसर आप बताएंगे। और मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करता हूं कि अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लग रही है और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन समय से मिला करे। मेहनत अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मेहनत जीजान शिद्दत अपना कीमती समय हम आपके लिए खर्च करते हैं। तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है। राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक ब्रेक, यानी कि रोकने के लिए हम पास्कल नियम का जो है सिद्धांत ये लागू करते हैं। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पास्कल नियम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। जब बर्फ़ के दो घनों, शायद इसका डी ऑप्शन नीचे होगा, चलो देखते हैं। जब बर्फ़ के दो घनों या फिर क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलकर एक हो जाने का कारण क्या है। यानी कि जब बर्फ़ के दो घनों, जैसे मान लीजिए एक बर्फ़ का टुकड़ा ये है और एक बर्फ़ का टुकड़ा ये है, जब इनको एक तरीके से सटा के रखा जाता है और कुछ समय बाद जब देखा जाता है तो ये बर्फ़ के पूरे टुकड़े जो हैं ये एक बड़े टुकड़े के रूप में बदल जाते हैं। और इनके एक हो जाने का कारण क्या है। वंडरवॉल नहीं भाई, ये भी नहीं है। द्विध्रुव आघूर्ण मोमेंटम कोई मतलब ही नहीं है। हाइड्रोजन आबंध इसमें कहाँ बनेगा, ये भी गलत है। बिल्कुल सही हो जाएगा, सहसंयोजक आकर्षण हो जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सहसंयोजक आकर्षण होता है। नेक्स्ट, यदि वायु दाब मापी यंत्र या बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम में क्या परिवर्तन होगा।
बहुत इजी सवाल है, परहैप्सली ये मैंने पढ़ाया भी है, कल ही पढ़ाया है शायद। यदि वायुदाब मापी यंत्र या बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिर जाए तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मौसम जो है भैया ये बहुत ज़्यादा तूफ़ानी होगा। राइट हो जाएगा अत्यधिक तूफ़ानी होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, अत्यधिक तूफ़ानी होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बॉल को लपकते या कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है? बहुत ईजी सवाल है। जैसे आपने देखा होगा, आज आप भी क्रिकेट अगर खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि जब बॉल आती है तो अगर आप उसे कैच करते हैं तो कैच करने की तुरंत बाद उसे आप अपने पेट तक ले आते हैं। क्यों ले आते हैं भाई? ताकि आप ये सोचते हैं कि हमें चोट ना लगे। और इसका मेन कारण जो होता है ना, ये हम उसके आवेग को कम करने के लिए लाते हैं। भाई उसके आवेग को अगर आप कम कर देंगे तो आपको उसकी जो चोट है या उसकी जो स्पीड है वो आपको महसूस नहीं होगी। तो राइट हो जाएगा आवेग को कम करने के लिए। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आवेग को कम करने के लिए। ठीक है भाई। अब मैं आप सभी को एक बात यहाँ पे बता दूँ, आप सभी मित्रों के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए 5000 से ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है। और ये ई बुक जो है ये यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम को टारगेट करके तैयार की गई है। इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। ई बुक जो है इमेज एंड कलरफुल है। ये गाइज आपको मिलेगी कैसे? तो 8948667652 8948667652 पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। ई बुक का डेमो रिव्यू मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है भाई। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको इस ई बुक का डेमो रिव्यू देखना जरूरी है। आप देख सकते हैं कि आपके यूपीपी रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम को टारगेट करके ये ई बुक तैयार की गई है और नाम मात्र प्राइस रखा गया है 39 रुपये। गाइज इस ई बुक में आपको बेहतर क्वालिटी के साथ अच्छे कंटेंट मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ई बुक जो है आपकी इमेज एंड कलरफुल है और सभी टॉपिक को सिलेबस वाइज मेंशन किया गया है। बहुत बेहतरीन तरीके से इमेज के साथ बनाई गई है ताकि आपको बोरिंग बिल्कुल भी महसूस ना हो। इस पर 60% का डिस्काउंट चला है, मात्र 39 में मिल जाएगी। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा 89486676। एक बार आप इस नंबर को नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके सामने। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसे पहले नीचे कर दीजिए, बॉलिंग है। जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है? जब बस सहसा मुड़ती है, जैसे मतलब कि अगर आप कोई बस में बैठे हैं, एक कोई टाटा ही आप मान लीजिए, उसमें आप बैठे हैं और आप गेट के किनारे खड़े हैं और अचानक बस ने मोड़ लिया। और पक्का है भाई अगर वो मोड़ लेगी और तो आप क्या होंगे? गिर जाएंगे और बाहर की ओर गिरेंगे, मुंह भर मिट्टी खाएंगे। बात सही है। इसी वजह से कहा जाता है कि गेट के किनारे कभी भी ना बैठें, है ना। तो इसका मेन कारण क्या है? कारण इसका जो है ना ये होता है गति का जड़त्व। यानी कि वो जो बस है ये अपनी गति में जा रही है और वो अचानक एक मोड़ लेती है और जब वो मोड़ लेगी तो अपने गति के जड़त्व को बढ़ाएगी और इस वजह से आपकी जो शरीर है वो उसको मेंशन नहीं कर पाएगी। उसको गाइस एक तरीके से कहा जाए तो वो उसको सहन नहीं कर पाएगी और आपको नीचे गिरा देगी। तो राइट हो जाएगा गति का जड़त्व। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बहुत लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा सवाल है, बहुत इजी है। सवाल बहुत इजी है, समझो पहले। किसी टावर के शीर्ष यानी टॉप से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के पाद या फिर फुट या नीचे कहा जाए कि टावर के बिल्कुल निचले स्थल के ऊंचाई के बराबर होता है। ये बताइए कि कण द्वारा तय किया गया पथ जो है कैसा होगा या पथ जो है किस तरीके का होगा? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो कण है उसके द्वारा जो पथ है वो परवलयाकार होगा। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परवलयाकार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत इजी सवाल है। यदि किसी कण का वेग और ग्राफ यानी y बराबर mt+c द्वारा निरूपित हो तो कण जो है ये किस तरीके से चल रहा है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आप डी ऑप्शन भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिए।
सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा एक समान त्वरण के साथ चल रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आज मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ गाइस, थोड़ा सा आप समस्या समझ लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ड्यूटी जाना है, इस वजह से मैं ये क्लास जो है अपनी जल्दी समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। और सुबह से टाइम भी नहीं मिला कि आपकी क्लास बन जाए, तो प्लीज़ आप मैनेज कीजिएगा और कल से फिर आपकी मैं प्रैक्टिस बहुत बेहतर तरीके से करवाऊँगा, ठीक है। दाब बढ़ने से बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ने से बर्फ़ के गलनांक में क्या परिवर्तन होगा? अगर दाब बढ़ता है तो बर्फ़ का गलनांक उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब घटता है। अगर दाब बढ़ेगा तो गलनांक घटेगा। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घटता है। अगला देखिए, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए इसमें से क्या सही होगा? और मेरे भाई अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जो मैंने नया टेलीग्राम चैनल बनाया है यूपी पुलिस और यूपी एसआई परीक्षा और यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर परीक्षा को टारगेट करके आप उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए जो विस्थापन और काल का ग्राफ है ये अरैखिक होता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरैखिक होता है। अगला देखिए, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, इसका क्या कारण है? तेल बहुत हल्का होता है, गलत। बत्ती में से तेल का विसरण होता है, पृष्ठ तनाव परिघटना के कारण, केशिकीय परिघटना के कारण। राइट हो जाएगा केशिकीय परिघटना, या फिर जिन्हें आप कहते हैं केशिकत्व क्रिया, बात एक ही है। राइट हो जाएगा केशिकत्व क्रिया या केशिकीय परिघटना के कारण। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है या किसका निष्कर्ष है? सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सापेक्षता का एक सामान्य सिद्धांत है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सापेक्षता का एक सामान्य सिद्धांत है। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है ये सापेक्षता का एक सिद्धांत है। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। और इसी प्रकार एक दूसरा नियम भी है, वो है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये सेम इसी बेस पर है, और उसे आप कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। उसी प्रकार द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है, मतलब न तो द्रव्य को बनाया जा सकता है और न ही द्रव्य को नष्ट किया जा सकता है। ये जो है यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो भी हमारे प्यारे भैया बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और भाई आपसे मैं एक छोटा सा निवेदन करता हूं कि शेयर जरूर कर दिया करो। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा समस्या इस चैनल पे चल रही है, बच्चे नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, फिर भी मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूँ। मुझे पता है गाइस कि कितनी ज़्यादा दुख मुझे झेलने पड़ रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि महीनों भर बीत जाते हैं, बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और इसका मेन कारण जो है वो जानते हो क्या है? वो आप सब मित्र हैं, क्योंकि आप सब क्लास को देख लेते हो और शेयर नहीं करते हो। भाई मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप क्लास को अपने मित्र तक शेयर जरूर कर दिया करो। तो प्लीज़ जो भी मित्र चैनल पे पहली बार आए, मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने मित्र तक क्लास को शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है भाई? आपसे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ क्लास को शेयर जरूर कर दिया करो ताकि मैं आपके लिए और भी मेहनत कर सकूँ, प्लीज़। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल है कि पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग जो है किसे मापने के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा घनत्व को मापने के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हम इसके घनत्व को मापने के लिए। अगला सवाल है कि तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, इसका क्या कारण है? इसका आंसर आप बताएंगे। तेल की बूंद जो है पानी पर फैल जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत ही कम होता है, इसकी वजह से। करेक्ट आंसर हो जाएगा तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा जो है किसने दी थी? बहुत घना आसान सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा जो है किसने दी थी? न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया है और आज ही अपने सेट में आ गया है, तो इसका आंसर आज देखते हैं कि कौन कौन सही देता है। तो एक बार फटाफट आंसर बता दीजिए सभी भैया। पवन की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एनीमोमीटर। जो भी यहाँ पर हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी एनीमोमीटर बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कह रहा है कि यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो आपेक्षिक आर्द्रता जो है कैसी होगी? अगर किसी स्थान के तापमान में सहसा यानी अचानक वृद्धि होती है तो उसकी आर्द्रता जो है कैसी हो जाएगी? घट जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा घटती है। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी डी और ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं घटती है, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है, इसका क्या कारण है? हाइड्रोजन का गुब्बारा जो है ये ऊपर की ओर मंडराता है, इसका क्या कारण है? फटाफट आंसर दे दीजिए। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा गुब्बारे का वजन जो है ये उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। गुब्बारे का वजन जो है उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि शक्ति का मात्रक है। मैंने पहले ही बताया है कि क्वेश्चन जो है ईजी टू मॉडरेट है, तो आपको अच्छे से और अपना स्कोर देखते हुए चलना है। शक्ति का मात्रक क्या है बताइए? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाट। वाट जो है ये शक्ति का मात्रक हो जाएगा। देख लीजिए गाइस यहाँ पे कि जो शक्ति है P यानी कि पावर, पावर जो है ये W यानी कार्य और समय यानी T इसके अनुक्रमानुपाती के बराबर होता है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि जो आपका शक्ति होता है ये कार्य और समय के अनुपात के बराबर होता है। और दूसरी बात, एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में ये वाट ना दिया जाए और वाट के स्थान पर जूल प्रति सेकंड दे दिया जाए तो आप इसे ही टिक करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्य का सही मात्रक जूल होता है और समय का सही मात्रक जो है सेकंड होता है, तो जूल प्रति सेकंड भी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? बहुत ईजी सवाल ये भी है, बताइए प्रकाश वर्ष इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा दूरी की। प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन दूरी की। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि एंगस्ट्रम जो है किसकी इकाई है? एंगस्ट्रम जो है यह किसकी इकाई है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य की। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कोई सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन सुमेलित नहीं है। नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, जल्दबाजी नहीं करना है। नॉट जो है ये जहाज के चाल की माप को मापता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉटिकल मील के द्वारा हम समुद्र की जो लंबाइयाँ वगैरह हैं इनको मापते हैं। ठीक है, नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापता है। ठीक है, ये भी सही है। मैंने अभी कहा ना कि नॉटिकल के द्वारा मापते हैं दूरी या फिर लंबाई को, और नॉट जो है इसकी माप को मापता है, बात वही है। मैक जो है ये उच्च वेग को मापता है, बिल्कुल सही है। कैलोरी जो है सामर्थ्य को मापता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कैलोरी जो है ये आपके खाद्य ऊर्जा को मापता है। आपने देखा होगा, जैसे कि आप देखे होंगे एक ब्रेड का पैकेट आता है, उसमें लिखा होता है कैलोरी, है ना, कैलोरी ब्रेड। तो कैलोरी जो होता है भाई ये आपकी खाद्य ऊर्जा को मापता है। जो आपकी खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, तो ये गलत दिया गया है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा आपका? कैलोरी सामर्थ्य। ऑप्शन डी गलत है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेल नहीं है? यहाँ पे भी आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, डेसिबल से ध्वनि की प्रबलता की इकाई को मापते हैं, बिल्कुल राइट है। अश्वशक्ति से शक्ति की इकाई मापा जाता है, ये भी सही है। समुद्री मील में नौसंचालन में दूरी की इकाई को मापते हैं, ये भी सही है। समुद्री मील या जिन्हें आप कहते हैं नॉटिकल मील, बात एक ही है। ठीक है, सेल्सियस से ऊष्मा की इकाई को मापते हैं, गलत है, क्योंकि सेल्सियस से हम ऊष्मा की इकाई नहीं बल्कि सेल्सियस से हम ताप या फिर तापमान को मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? सेल्सियस जो है ये ऊष्मा की इकाई, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, डॉप्सन इकाई का प्रयोग जो है ये किसके मापन में किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। डॉप्सन इकाई का प्रयोग जो है यह किसके लिए किया जाता है? और भाई अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत जी जान शिद्दत अपना कीमती समय आपके लिए खर्च करते हैं। इतनी जिम्मेदारी बनती है, आप इतने समझदार हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। तो अगर आपको अभी तक ये लगा है भाई कि मेहनत आपके लिए ही हो रही है तो लाइक कर दो। अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि बेनिफिट आपको मिलता रहे। कोई भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और उसका बेनिफिट आपको मिल पाए। तो प्लीज़ अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बगल में बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली फ्यूचर की हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। डॉप्सन इकाई का प्रयोग जो है यह हम किसके लिए करते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भाई अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि ओजोन परत जो है यह किस मतलब क्षेत्र के ऊपर है, तो आप क्या कहेंगे? अंटार्कटिका क्षेत्र, या फिर कहा जाए तो अंटार्कटिका महासागर के ऊपर है। ठीक है, ये ओजोन जो परत है ये अंटार्कटिका महासागर के ऊपर सबसे अधिक मात्रा में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, सोनार जो है यह निम्न में से किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? सोनार जो है यह किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, नौसंचालकों द्वारा या इंजीनियरों द्वारा? राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, सोनार का प्रयोग जो है ये नौसंचालकों द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, नौसंचालकों द्वारा। पीडीएफ में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, सोनार का प्रयोग नौसंचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार के द्वारा समुद्र में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है, जिससे समुद्र में डूबी वस्तुओं की स्थिति का पता लगाया जाता है। और अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि समुद्र की गहराई हम किससे मापते हैं, या समुद्र की गहराई को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो इसका आंसर एक बार आप फटाफट दे दीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो एक बार फटाफट जल्दी जल्दी बता दीजिए समुद्र की गहराई। देखो भाई, गहराई जो है फायदोमीटर द्वारा मापते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, फायदोमीटर। ठीक है भाई। अगला सवाल देखिए, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? इजी सवाल है। वायु की गति जो है किसके द्वारा मापी जाती है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, विंड वैन। देखिए, वायु की गति जो है ये आप किसके द्वारा मापते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, एनीमोमीटर। हमसे सवाल क्या पूछा गया है? वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है। अगर ये सवाल पूछा जाता कि वायु का दाब किसके द्वारा मापा जाता है, तब आप कहते हो बैरोमीटर। लेकिन भाई हमसे पूछा गया वायु की गति यानी वायु की स्पीड, तब आप कहेंगे एनीमोमीटर। और कभी कभी ये एनीमोमीटर न दे करके पवन वेग मापी दे देता है, तो आप इसे भी टिक कर पाएंगे अगर एनीमोमीटर ऑप्शन में ना दिया जाए तब। ठीक है भाई, तो इसको ध्यान रखिएगा, पवन वेग मापी या एनीमोमीटर बात एक ही है। ठीक है, अगला सवाल देखो, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। मैंने पहले ही क्लास की शुरुआत में बता दिया है, क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है, तो आपको अपना स्कोर देखते हुए चलना है। कितना लुल्लू वाला सवाल अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, दूध का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पे लैक्सो नहीं लैक्टो होना चाहिए। ठीक है, तो लैक्टोमीटर होगा, यहाँ पे ये लैक्टो है तो मैं लिख दे रहा हूँ भाई, जैसे जो नहीं जानते हैं वो देख लें, लैक्टोमीटर। ठीक है भाई, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है, दूध का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। फिलहाल व्याख्या में बिल्कुल सही लिखा गया है लैक्टोमीटर, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्या कह रहा है कि वायुमंडल में सापेक्ष आर्द्रता जो है किसके द्वारा मापी जाती है? वायुमंडल में सापेक्ष आर्द्रता जो है किसके द्वारा मापी जाती है? सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, हाइग्रोमीटर द्वारा। अगला सवाल है आपके सामने, देखिए, वॉशिंग मशीन कार्य करती है। वॉशिंग मशीन जो है या किस सिद्धांत पर कार्य करती है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर। बाकी मेरे प्यारे भाई, जो मथनी से दूध या फिर कहा जाए कि दही जो मथा जाता है, मक्खन निकाला जाता है, दही कहा जाएगा,
दूध से मक्खन निकालने की मशीन, लेकिन दूध से नहीं, दही से निकलता है ना भाई। तो दही से मक्खन निकालने की मशीन जो है ये आपकी भी अपकेंद्रीय बल या फिर अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर ये भी आपका कार्य करती है। और जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है, जो कपड़ा साफ करने वाली मशीन होती है, ये भी आपका अपकेंद्री बल या अपकेंद्रीकरण पर कार्य करती है। निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि है, आपको बताना है। इसमें स्केलर क्वांटिटीज कौन सी है, आयतन, त्वरण, संवेग या इनमें से कोई नहीं। देखो अदिश राशि, अदिश का मतलब होता है कि जिसमें केवल और केवल परिमाण हो, दिशा का कोई भी मतलब ना हो, उसे आप क्या कहेंगे, अदिश राशि। उसे आप कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज। वो हो जाएगा यहाँ पे आयतन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, आयतन जो है ये एक अदिश राशि है। जबकि यहाँ पे एक्सेलरेशन यानी त्वरण, मोमेंटम यानी संवेग, ये जो है भाई ये आपकी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि सदिश राशि हो जाएगी। अगला सवाल है आपके सामने कि वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित होता है। आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित होता है। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में वायु शक्ति का कौन सा रूप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाता है। तो वायु शक्ति जो है ये आपकी विद्युत शक्ति में गतिज ऊर्जा द्वारा बदलती है। राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। जैसे आपने देखा है पवन चक्की, पवन चक्की जो है ये इसी का एक बेहतर उदाहरण हो जाएगा। तो राइट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, ऊपर की ओर गति करेगा। देखो भाई ना तो नीचे गिरेगा ना ही वो ऊपर की ओर गति करेगा, जबकि वह उसी के साथ चक्कर लगाने लगेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होने लगेगा। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल है कि किसी वस्तु का भार कैसे होगा, ध्रुवों पर सबसे कम होगा या ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा या विषुवत पर सबसे अधिक होगा या सर्वत्र समान रहेगा। किसी भी वस्तु का भार जो है ये कैसे क्या होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वी ऑप्शन, किसी भी वस्तु का भार जो है ये ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब, शीतकाल के समय में, दोपहर के समय में, ग्रीष्मकाल के समय में या इनमें से कोई नहीं। पेंडुलम घड़ी जो भाई पेंडुलम घड़ी है ये तीव्र गति से कब चलेगी। राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा शीतकाल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शीतकाल में। तो जो भी हमारे प्यारे भैया बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं शीतकाल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने कि धरती के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करने के लिए किसी भी पिंड का वेग जो है ये कितना होना चाहिए। अब अगर आप जानते हैं तो आप ऐसा भी सवाल को पूछ सकते हैं, सवाल बना सकते हैं कि पलायन वेग का मान कितना होता है, या फिर धरती के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़ने के लिए या पार करने के लिए कितनी वेग होनी चाहिए। कोई भी पिंड या कोई भी आप एक तरीके से कहा जाए तो टुकड़ा आप अगर फेंकते हैं और ऊपर की तरफ फेंकते हैं, और अगर आपके टुकड़े फेंकने का वेग 11.2 किलोमीटर से ज़्यादा है या 11.2 किलोमीटर भी है तो वो अपना गुरुत्वीय क्षेत्र छोड़ करके चला जाएगा और फिर दोबारा नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से आपका जाना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा गति होनी चाहिए। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इसे ही पलायन वेग कहा जाता है या पलायन वेग का मान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, वर्षा या फिर पानी की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। वर्षा का पानी या जो पानी होती है उसकी बूंद जो होती है ये गोल होती है, इसका मुख्य कारण क्या है ये बताना है। इजी सवाल है। राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पे पृष्ठ तनाव। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ओके, आगे बढ़ते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है ये कैसा होता है। साबुन के अंदर जो साबुन के बुलबुले होते हैं इनके अंदर का दाब जो है ये कैसा होता है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है, तो बताइए
साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है यह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की सांद्रता में क्या परिवर्तन हो? ताप बढ़ने के साथ द्रव की सांद्रता में क्या परिवर्तन होगा? ताप बढ़ने के साथ द्रव की जो सांद्रता है इसमें क्या परिवर्तन होगा, ये सवाल आपसे पूछा गया है। राइट हो जाएगा, द्रव की सांद्रता जो है ये घटती चली जाएगी, घटेगी। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, केशिकत्व का उदाहरण क्या है? चलो बताओ, केशिकत्व का उदाहरण क्या है? बताइए। देखिए केशिकत्व, यहाँ पे केशिकात्व तो नहीं है, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो ये के ऊपर मात्रा नहीं होनी चाहिए। केशिकत्व का उदाहरण, मोमबत्ती में धागे से मोम का पिघलकर ऊपर चढ़ना, क्या यह केशिकत्व का उदाहरण है? बिल्कुल सही है। लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ना, ये भी सही है। दीपक से जो रुई होती है उससे दीपक का जलना, ये भी आपका केशिकत्व का ही उदाहरण है। तो ये सब आपका हो जाएगा। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। स्याही का सोखना, ये भी आपका जो केशिकत्व का उदाहरण है। ठीक है, और भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, यानी कि जो मतलब भूमिगत जल है, ये भी। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती के सहारे ऊपर चढ़ना, ये भी आपका केशिकत्व का ही उदाहरण है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हाइड्रोलिक ब्रेक जो है या किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है भाई ये आपका पास्कल के नियम पर सिद्धांत करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पास्कल के नियम पर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, बैरोमीटर है कि प्रकाश की गति अधिकतम होती है। आपको बताना है कि प्रकाश की गति जो है या किस में अधिकतम होगी। अब देखो हमसे पूछा क्या जा रहा है, प्रकाश की गति, और प्रकाश की गति जो है भाई ये आपके निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी निर्वात में। आगे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, तो इसका आंसर आप बताएंगे। सवाल है इंडोस्कोप कार्य करता है, इंडोस्कोप जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? TIR के सिद्धांत पर। राइट हो जाएगा ए ऑप्शन, TIR के सिद्धांत पर। अगला TIR का मतलब समझते हो, इसका मतलब है भाई कि फाइबर ऑप्टिक्स तकनीकी का प्रयोग जो है ये आपका इसी में होता है। ठीक है, आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, एकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, इसे ही आप TIR कहते हैं। ठीक है, ये इसलिए लैंग्वेज यहाँ पे चेंज किया गया है ताकि आप इसको समझ पाओ। एग्जाम में अगर दे दिया जाएगा, जानते भी हुए आप अगर गलत किया हो तो क्या फ़ायदा पढ़ने का, मतलब बेकार है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण है ये क्या है? मतलब जो प्रकाश वायुमंडल में विसरित होती है इसका मुख्य कारण क्या है? धूल कण है ना। तो राइट क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, धूल कण। अगला सवाल देखिए, दूर संचार में प्रयुक्त तरंगे हैं, दूर संचार में प्रयुक्त तरंगे हैं। देखिए दूर संचार में प्रयुक्त तरंगे, दूर संचार मतलब दूर की चीज़ों का संचार करने के लिए हम माइक्रोवेव या फिर आप जिन्हें कहते हैं सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव या फिर सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग जो है ये किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोवेव। अगला सवाल है कि नाइट विजन उपकरण में प्रयुक्त होती है, नाइट विजन उपकरण में प्रयुक्त होती है कौन सी तरंग? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अवरक्त तरंग, जिन्हें आप अपने रेडियो अपने टेलीविज़न में भी प्रयोग करते हैं। रिमोट कंट्रोल के लिए अवरक्त तरंग का ही प्रयोग किया जाता है। तो अवरक्त तरंग ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट का 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 40 डिग्री सेल्सियस का जो मान है ये फ़ारेनहाइट पर क्या होगा, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। अब हमसे पूछा गया है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। अभी आपसे पूछा गया था प्रकाश का वेग, तब आपने कहा कि निर्वात में प्रकाश का वेग जो है ये अधिकतम होता है। लेकिन हमसे पूछा गया ध्वनि का वेग, तो भाई ये ठोस में सबसे ज़्यादा होगा। और इसमें ठोस क्या है, आपकी जो धातु है ये आपकी ठोस हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का वेग जो है ये धातु में सबसे ज़्यादा होता है या ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। कभी कभी ये धातु और ठोस नहीं देता है, इस्पात दे देगा या लोहा दे देगा, तो आप ध्यान दीजिएगा उसमें कि ठोस आपको क्या नज़र आ रहा है, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है आपके सामने कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग जो है या किसके लिए करते हैं? ओजोन लेसर की मोटाई गलत, वायु की गति गलत, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। फुसफुसाहट में कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है? जैसे कहते हैं ना कि वो चुगली कर रहा है, तो भाई चुगली करने में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कितनी डेसिबल होती है? मतलब बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, ऐसे ही है ना, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 20 डेसिबल। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जो फुसफुसाहट होती है इसमें मात्र 20 डेसिबल ध्वनि जो है ये उत्पन्न होती है। राइट हो जाएगा आपका 20 डेसिबल। और बाकी अगर कहा जाएगा इस तो हल्ला करना, हल्ला करना मतलब जैसे भीड़ भड़के में अगर कहा जाए या फिर कहीं झगड़े हो रहे हैं तो उसमें अगर डेसिबल का प्रयोग किया जाए तो लगभग 70-80 डेसिबल आपका हो जाता है। इससे ज़्यादा भी हो जाता है, अगर कहा जाए तो 60-70 के लगभग नॉर्मल भी होता है। 60-70 आप नॉर्मल कह सकते हैं। लेकिन अगर झगड़े में बात की जाए तो भाई ये 80-90 या एक तरीके से कहा जाए तो 100 डेसिबल भी आपका पहुंच जाता है झगड़े में, है ना। देखिए साधारण बातचीत में कहा जाए तो वही आपका जैसे कि 30 से 60 में आपका साधारण बातचीत हो जाता है। और गुस्से में बातचीत जो मैंने अभी बताया ना भाई कि जैसे झगड़े में, तो वो आपका हो जाएगा 70-80, ये कभी कभी 90 भी दे दिया जाता है, 80-90, तो आप 80-90 भी टिक कर पाएंगे। लेकिन 70 से 90 के बीच अधिकतर ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। अगला कि सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में प्रयोग की जाने वाली तरंगें हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि टीवी के रिमोट में प्रयुक्त तो होती है आपकी अवरक्त किरण, अवरक्त तरंग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका अवरक्त किरणें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? मानक ध्वनि मतलब एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ही सामान्य। मानक का मतलब होता है आपका सामान्य। ठीक है, बताइए भाई मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो यार। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आपका तो फर्ज बनता है कि आप लाइक करो। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करो, जम के शेयर करो मित्रों तक, उनको भी इसका बेनिफिट मिले। तो प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे सभी मित्र। देखो मैं ये जानता हूँ भाई कि मैं कहता हूँ आप करते नहीं हैं, है ना, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कह दूंगा तो हो सकता है क्योंकि जो हमारे परम मित्र हों वो जरूर शेयर कर देंगे, जो हृदय के प्रिय मित्र हैं वो जरूर शेयर कर देंगे। लेकिन आप ऐसे मित्र हैं कि कितनी भी मेहनत कर लो आप उसे देखते नहीं हैं, है ना। अगर यही क्लास आपको अगर पेड कोर्स में मिलती तो आप उसकी वैल्यू को समझते, लेकिन बेहतरीन मेहनत करने के बावजूद जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ ना, इस वजह से आप इसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं। भाई बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए हैं। मनुष्य के लिए मानव ध्वनि स्तर आपका 60 डेसिबल हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, बहुत इजी सवाल है, राइट हो जाएगा विद्युत मोटर। अगला सवाल देखिए, डायनेमो परिवर्तित करता है। थोड़ा सा ये टिपिकल है, जल्दी से बताइए। टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा ऑप्शन को ध्यान से देखना है बस। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये हो जाएगा डायनेमो। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला सवाल है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? राइट हो जाएगा मरकरी या नियॉन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, यानी अल्टरनेटिव करंट को जो गाइस करंट को बदलता है, ये कौन बदलता है? राइट हो जाएगा रेक्टिफायर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। अगला सवाल देखिए, अर्धचालक की जो चालकता है ये 0 डिग्री केल्विन ताप पर कितनी होती है? चालकता जो है इसकी 0 डिग्री केल्विन पर भाई ये कितनी होगी? 0 होगी ना, मतलब शून्य होगी। सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन शून्य। अगला सवाल है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे जो प्रयुक्त पदार्थ है वो क्या है? ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे प्रयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन। राइट हो जाएगा आपका सिलिकॉन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होता है? सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 क्वेश्चन हो गए हैं, पर इसलिए भी एक क्वेश्चन और है। अगला देखिए कि निम्न में से किसकी सबसे अधिक ऊर्जा होती है? बताइए सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है? सबसे अधिक ऊर्जा जो है ये गामा किरण की होती है, गामा रेज की होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गामा किरण या गामा रेज की। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे ऊर्जा के क्रम में अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा तो ये होता है गामा किरण, फिर उसके बाद कहा जाएगा इस तो ये आपका यक्स किरण है यानी यक्स किरण, उसके बाद कहा जाए तो अल्ट्रावायलेट किरण, उसके बाद दृश्य प्रकाश किरण, अवरक्त किरण, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद आपका रेडियो वेव। ठीक है, तो सबसे कम तो
वो हो जाएगा आपका रेडियो वेव, और सबसे अधिक तो हो जाएगा आपका गामा। ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म कर दिया जाए तो छेद का आकार कैसा होगा, बताइए। ताम्र की डिस्क में एक छेद है और अगर डिस्क को गर्म कर दिया जाए तो छेद का आकार घट जाएगा, मतलब एक तरीके से कहा जाए ज़्यादा अगर आप गर्म कर दोगे तो बंद भी हो जाएगा। तो राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, घट जाएगा, क्योंकि धातु की प्लेट जो होती इसका आयाम जो है भाई ये बढ़ जाता है, और धातु के परमाणु की अंतर परमाणु दूरी के विस्तार के कारण जो धातु का घनत्व है ये कम हो जाता है, इस वजह से घटता चला जाएगा। अगर गर्म कर दोगे धातु की प्लेट धातु की डिस्क को तो उसका जो छेद है उसमें वो घटता चला जाएगा, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा कि वो बंद भी हो जाएगा जब ज़्यादा गर्म हो जाएगा। भाई आपको ये हमारी मेहनत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, जल्दी से बताइए। देखो जो आपके सुमेल वगैरह के क्वेश्चंस होंगे इसके लिए मैं आपको 5 से 10 सेकंड का समय दूंगा, और इसमें मिलान कीजिए। डेसिबल से ध्वनि की प्रबलता की इकाई को मापा जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट राइट है। अश्व शक्ति से यानी हार्स पावर से शक्ति की इकाई को मापते हैं, ये भी सही है। समुद्री मील से नौसंचालन में दूरी की इकाई को मापा जाता है, ये भी एग्जैक्ट राइट है। लेकिन मेरे प्यारे भाई सेल्सियस से ऊष्मा की इकाई को मापते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेल्सियस जो है ये ताप मापने की इकाई है, तो ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये ताप की इकाई है। तो राइट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इसमें सही सुमेल कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और यूपी पीसीएस मेंस में ये सवाल पूछा गया है। थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लीजिए। सेल्सियस ताप को मापने का एक मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक जो है ये कैलोरी होता है। मेरे प्यारे भाई कैलोरी जो है ये ऊष्मा का मात्रक होता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कहीं कहीं आपको ऊष्मा का जो है ये जूल भी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर कहा जाए वो जो कैलोरी है ये मुख्य रूप से खाद्य ऊर्जा का होता है, तो इतना भी आप ध्यान रखना। और नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने के लिए हम समुद्री मील का प्रयोग करते हैं। शक्ति का मात्रक जो है जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे आप वाट कहते हैं, और 746 वाट जो है ये एक हॉर्स पावर या एक अश्व शक्ति के बराबर होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया सवाल है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्यूसेक, क्यूसेक से किसका मापन किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा जल की बहाव, जल का बहाव। जल का बहाव जो है इसका मापन जो है ये हम क्यूसेक से करते हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्यूसेक, ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया सवाल है 2010 का, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई इसमें कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई जो है ये इसमें हो जाएगी डॉप्सन। डॉप्सन से हम वायुमंडल की जो ओजोन परत है यानी कि जो गाइस ओजोन स्फीयर है इसको हम मापते हैं किसके द्वारा, तो ये हम मापते हैं डॉप्सन के द्वारा। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी डियर ऑप्शन भी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। सवाल बिल्कुल वही है, बस थोड़ा सा चेंज ये कर लिया गया है कि वो उत्तराखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया और ये उत्तरांचल पीसीएस 2005 में पूछा गया, बस चेंज इतना ही है और थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया गया। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसके लिए करते हैं, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझिए मेरे प्यारे भाई, आपसे अगर ये पूछा जाए कि डॉप्सन या फिर कहा जाए एक डीयू, डीयू का मतलब होगा यहाँ पे डॉप्सन और यू का मतलब हो जाएगा यूनिट, तो एक डीयू बराबर जो होता है ये होता है 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर। इसको आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेल नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दिया करो, आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखो एनीमोमीटर से हम पवन की चाल या वायु की चाल मापते हैं, हवा की चाल मापते हैं, इसी वजह से एनीमोमीटर को पवन वेग मापी भी कहा जाता है। एमीटर से विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करते हैं। पायरोमीटर से उच्च ताप को मापते हैं, ये भी सही है और वी भी सही है, और पवन की चाल यानी वायु की चाल भी सही है। लेकिन
टैक्योमीटर से दाबांतर को नहीं मापते हैं। दाबांतर जो है मेरे प्यारे भाई वायु दाब जो है ये बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं, दाबांतर से नहीं। टैक्योमीटर जो है मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र, इसका जो प्रयोग है टैक्योमीटर का, ये हम क्षैतिज दूरियां या लंबवत या एक तरीके से कहा जाए तो जो उन्नयन दिशा के बीच का कोण होता है इसको मापने के लिए प्रयोग करते हैं हम टैक्योमीटर का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सही सुमेल कौन सा नहीं है, टैक्योमीटर दाबांतर, क्योंकि टैक्योमीटर का प्रयोग जो है क्षैतिज दूरियों को मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल है आपके सामने, यूपी पीसीएस में पूछा गया, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, थोड़ी देर क्या कहा जाए, इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन यही था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है। देखो पायरोमीटर से हम क्या मापते हैं, सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा उच्च ताप को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्च ताप। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपी पीसीएस में पूछा गया, यूपी पीसीएस में पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस और यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में ये पूछा गया और मेन्स में तो 2 बार पूछा गया। तो मतलब ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए क्या कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है। एक पिंड का अधिकतम भार जो है किसमें होता है, जल्दी जल्दी बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। एक पिंड का अधिकतम भार ये जो है किसमें होता है, सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन में। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। एक पिंड का जो अधिकतम भार होता है ये किसमें होता है, हाइड्रोजन में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसीलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण कैसा होता है। आईएएस प्रीलिम्स 2011 का सवाल है, फिर से एक बार सवाल समझ लीजिए। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता है, क्यों बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए। इसका मुख्य कारण यह है गाइस कि जो कृत्रिम उपग्रह है उसे पृथ्वी के चारों ओर से एक आवश्यक त्वरण, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो उसे जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है उसे उतना एक्सेलरेशन मिलता रहता है, तो उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। जो भी यार ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। देखो इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर और यूपी पुलिस कांस्टेबल 58,000 प्लस जो भर्तियां आने वाली हैं, एक तरीके से कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो 62,000 से अधिक पदों पे भर्तियां होने वाली हैं। इसमें यूपी पुलिस यूपीएसआई सब कुछ शामिल होने वाला है। तो इसके लिए एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वरना आपको तो ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर इसकी पीडीएफ मिल ही जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नहीं कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है ये उसके जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, दैट मीन्स जो इसका वायुमंडलीय दाब होता है इससे अधिक होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, वायुमंडलीय दाब से अधिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए। सवाल क्या कह रहा है कि यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। फिर से एक बार समझिए, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों, यानी कि जो इसके 2 भिन्न भिन्न व्यास होंगे, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो 2 भिन्न भिन्न साबुन के बुलबुले को एक नली के द्वारा एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। भाई मुख्य रूप से परिवर्तन यही होगा कि जो छोटा बुलबुला है ये छोटा हो जाएगा और जो बड़ा बुलबुला है ये और बड़ा हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, छोटा बुलबुला छोटा और बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, क्योंकि जो इसका मतलब जो इसकी प्रकृति है ये उसकी त्रिज्या, उसके रेडियस और उसकी मोटाई पर निर्भर करती है ना। अगला सवाल है आपके सामने कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होगा। इसका आंसर आप बताएंगे। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, उस पर जब चार्ज किया जाता है तो उसमें क्या घटित होगा। भाई जब उसको आवेशित किया जाएगा तो उसकी रेडियस जो है ये इंक्रीज होगी, उसकी जो त्रिज्या है ये बढ़ेगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सबसे अधिक होती है।
आपको बताना है कि किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सबसे अधिक होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रति क्वांटम सबसे अधिक होगी 200 से 280 नैनोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। सौर विकिरण किस परास में दिखता है। 53, 54, 55 तीन मतलब बीपीएससी लगातार 3 बीपीएससी में, कहने का मतलब है 53, 54 और 55 बीपीएससी में लगातार सवाल पूछा गया। सौर विकिरण किस परास में दिखता है। 400 से 700 नैनोमीटर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। प्रकाश किससे किस में जाएगा और उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलेगा। आईएएस में पूछा गया सवाल है। देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है ये कब होगा, जब प्रकाश हीरे से कांच में जाएगा। हीरे से कांच में जाएगा तब जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ये देखने को मिलेगा। एक्सप्लेन समझ लीजिए। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के जो क्रांतिक कोण है ये उससे अधिक हो जाने पर अपरिवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट आती है और इसे आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस वजह से हीरे का अपवर्तनांक जो है कांच से अधिक होता है और इसी कारण से हीरे से कांच में प्रवेश करने पर जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। सवाल है कि प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वो क्या है। भाई देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आईएएस प्रीलिम्स, यूपी यूडीए, एलडीए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, मतलब कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रकाश तंतु जिसे आप ऑप्टिकल फाइबर के नाम से भी जानते हैं, जिस सिद्धांत पर काम करता है वो है पूर्ण आभ्यंतर परावर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। सवाल बिल्कुल वही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके घुमाने की कोशिश की गई है और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019 में पूछ लिया गया है। बिल्कुल सवाल वही है भाई। ऑप्टिकल फाइबर में संचरण जो है ये किसके द्वारा होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस परिघटना का प्रयोग या उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। फिर से वही सवाल है लेकिन ये 2015 में पूछा गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बार बार वही सवाल क्यों आ रहा है। भाई इस सवाल को लाने का मेन पॉइंट्स ये है कि आप ये समझ जाएं कि सवाल जो है ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपसे लैंग्वेज चेंज करके पूछा जा सकता है। तो आपको लैंग्वेज को भी ध्यान में देना होगा और हर एक सवाल को समझना होगा। बाकी सवाल वगैरह वैसे ही पूछे जाते हैं। किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसको समझिएगा। 44वें बीपीएससी में पूछा गया है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जो पढ़ने में प्रयोग किए जाते हैं ग्लासेज, कहने का मतलब है कि जो लेंस आप यूज करते हैं, आपने देखा होगा कि जब आप पढ़ाई करते हैं तब आप एक ऑप्टिकल लगाते हैं, एक चश्मा लगाते हैं। उस चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है, लेकिन वो चश्मा आपका पढ़ने के लिए केवल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूर दृष्टि दोष के लिए हो या निकट दृष्टि दोष के लिए हो। भाई अगर दूर के लिए तो उत्तल लेंस होगा और निकट के लिए तो अवतल लेंस होगा, ये जाहिर सी बात है। लेकिन जब आप पढ़ने के लिए उपयोग करेंगे तो वो भी उत्तल लेंस ही होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस से बनते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए उत्तल लेंस जो है ये बीच में मोटे होते हैं और किनारे पे पतले आकार के होते हैं। इसे आप उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। और मेरे प्यारे भाई एक बात और ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। उत्तल लेंस को आप अभिसारी लेंस भी कह सकते हैं। तो आपसे इस प्रकार भी सवाल पूछा जा सकता है। अगला देखो, यूपीपीएससी आरआई में पूछा गया है कि आँख में संकेंद्रण होता है। आँख में संकेंद्रण जो है ये किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा।
आँख में संकेंद्रण जो है ये किसके द्वारा होता है? फटाफट आंसर दीजिए। देखो सही आंसर हो जाएगा कि लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के कारण, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? कौन सी एक यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव्स, इसमें कौन सी है? इसका आंसर आपको बताना है। तो भाई जल्दी से बताइए। और मित्र अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको बेहतरीन क्लासेस दे पाता हूँ। यांत्रिक तरंग इसमें हो जाएगी, वो हो जाएगी ध्वनि तरंग। सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ध्वनि तरंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्वनि तरंग। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण इसमें कौन सा है? 66 BPSC प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है और 66 BPSC जो है ये आपका री एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं भाई कि इसमें नकल वगैरह हो गई थी ना, धांधली की समस्या हुई थी। तो जल्दी से बताइए अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण। भाई वही होगा आपका भी ऑप्शन, ध्वनि तरंग। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए कि फैराडे स्थिरांक क्या है? फैराडे स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक फिर क्या होगा? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए फैराडे स्थिरांक जो है यह एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सार्वभौमिक स्थिरांक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा समझिए, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि एक फैराडे का मान कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे? एक फैराडे का मान जो है ये 96,500 कूलम मोल इनवर्स होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने कि मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसके लिए आप 6 से 7 या एक तरीके से कहा जाए मेरे प्यारे भाई मित्र 10 सेकंड का समय लो। चलिए देखिए, मोटर बैटरी के संबंध में एक कथन पर विचार करना है। लगभग सभी मित्र का सही आंसर आ रहा है। देखिए जो इसकी वोल्टता होती है मोटर कार बैटरी की, ये 12 वोल्ट होती है प्रायः, है ना, अधिकतर 12 वोल्ट की होती है, तो ये सही है। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना भाई, ये गलत है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होता है। बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसमें कहा जाए तो 35% आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और 65% जो है ये आपका जल होगा। इलेक्ट्रोड शीशा और ताम्र के होते हैं ना भाई, ये भी गलत है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोड जो हैं ये होते नहीं है, आपका कैथोड एनोड होता है। धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं, ये सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट जो है सामान्यतः 12 वोल्ट की होती है और धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं, तो राइट हो जाएगा 1 और 4, मतलब डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए कि फ्यूज का सिद्धांत क्या है? फ्यूज का सिद्धांत क्या? इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए। देखिए फ्यूज का सिद्धांत हो जाएगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। अगला सवाल है कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता बताइए। फ्यूज में उपयुक्त होने वाले या फिर फ्यूज में प्रयोग किए जाने वाले तार की विशेषता क्या है? और दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम माय डियर। देखिए फ्यूज में जो प्रयुक्त होते हैं तार, उसका जो प्रतिरोध है ये अधिक होता है और जो इसकी गलनांक होता है भाई वो बहुत कम होता है। तो कहा जाए तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक वाले तार की एक मुख्य भूमिका होती है, तार का प्रयोग किया जाता है, राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए कि निम्न तापी इंजन का अनुप्रयोग होता है। निम्न तापी इंजन का प्रयोग किसमें होता है?
माय डियर दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, फटाफट आंसर दीजिए। आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है 1995 में। देखिए समझिएगा, जो निम्न तापी इंजन है इसका प्रयोग किस में करते हैं? राइट हो जाएगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला सवाल है कि निम्न तापी इंजन प्रयोग में लाते हैं। सवाल बस वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके, ऑप्शन चेंज करके आपसे पूछ लिया गया है, और ये यूपी पीसीएस मेंस में पूछ लिया गया। देखिए द्रव जो इंजन है, निम्न तापी इंजन है, इसका प्रयोग जो है ये किया जाता है द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है। देखो रॉकेट जो है मेरे प्यारे भाई, ये कहा जाए तो न्यूटन का जो गति विषय का तृतीय नियम है, जिसे आप संवेग संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं। संवेग संरक्षण का नियम के आधार पे रॉकेट जो है ये कार्य करता है मेरे प्यारे भाई। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया चंद्रयान 3, ये किस आधार पे मतलब इन्होंने अपनी दूरी तय की या किस आधार पे चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी, तो वो संवेग संरक्षण का सिद्धांत ही कार्य करता है। जो उसमें ईंधन भरे गए, जब वो जलने लगा तो उससे जो मतलब धुआं निकला है, या उसकी जो मतलब धुआं निकला है, उसे जो भी प्रेशर मिला है, उसी के माध्यम से जो रॉकेट होता है ये उड़ान भरता है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? आरएएस आरडीएस प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है। देखिए सतह से वायु में मार करने वाली, सतह से वायु में मार करने वाली है त्रिशूल। अगर सतह से सतह में कह दिया जाता है तब आप कह देते पृथ्वी, लेकिन हमसे पूछा गया है कि सतह से वायु में मार करने वाली, तो राइट हो जाएगा त्रिशूल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है? जस्ट अभी मैंने आपको बताया, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है। सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल जो है यह है पृथ्वी। कौन सी है? पृथ्वी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन पृथ्वी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित है, कौन सा एक सही सुमेल है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, त्रिशूल जो है सतह से सतह, गलत। अभी मैंने आपको बताया त्रिशूल जो है सतह से वायु और पृथ्वी जो है ये सतह से सतह होगा। नाग जो है ये प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है, तो ये बिल्कुल सही है। राइट क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन। नाग जो मिसाइल है ये प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो है ये उनके किस कार्य पर मिला? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। सही आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं किस में प्रसिद्ध थे? देखिए ये 38वें बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ये प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए प्रसिद्ध हैं। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। लाइट वर्ष की इकाई क्या है? लाइट वर्ष की इकाई क्या है, यानी कि गाइस कहा जाए तो प्रकाश वर्ष की इकाई क्या? इसका आंसर आप सभी को बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझना मेरे प्यारे भाई। लाइट वर्ष की इकाई क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो आप सभी जानते हैं गाइस की जो डिस्टेंस है या फिर दूरी है ये जो है ये प्रकाश वर्ष की इकाई होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दूरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है? एसएससी सीजीएल 4/6/2019 की शाम की शिफ्ट में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और जितने भी क्वेश्चंस आज आपके हैं हर एक क्वेश्चन आपकी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई कि आपका हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप हर एक प्रश्न को ध्यान देकर पढ़ाई कीजिएगा। ध्यान देके गाइस आप क्वेश्चंस को देखिएगा, जो भी क्वेश्चन टफ लगे उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना। वैसे तो मैं पीडीएफ गाइस आपको अवेलेबल करवा ही दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पर।
देखो, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है? ये हो जाएगा गाइस, जो पुतली होती है आंख की, उसके द्वारा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, पुतली, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन आप देख लो गाइस, मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, आप यहाँ पर देख लो। जो आइरिस है गाइस, ये पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करती है। कार्निया जो है गाइस, ये आंख का अगला भाग है और यह प्रकाश के आंखों में प्रवेश करने की अनुमति है। मतलब ये हुआ कि जो कार्निया है मेरे प्यारे भाई, यह प्रकाश को आंखों में प्रवेश करने की अनुमति देता है। रेटिना जो है, यह आंख की स्क्रीन की तरह, यानी रेटिना पर ही गाइस जो प्रतिबिंब है ये बनते हैं और यह वस्तु की प्रतिबिंब बनाता है। मैंने आपको अभी बताया कि रेटिना पर प्रकाश का प्रतिबिंब जो गाइस मतलब प्रतिबिंब है ये बनता है और प्रकाश ऊर्जा को तंत्रिका संकेतों में भी परिवर्तित करता है और मस्तिष्क को भेजता है, वह है गाइस आपका रेटिना। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेन आप देख लेना, मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप अच्छे से वहां पर एक्सप्लेन इसका देख सकते हैं। ओके, मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी होगी, क्लास काफी ज्यादा लंबी होगी, जो कि उचित बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, देखो क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है या फिर कहा जाए जो क्वेश्चन का गाइस मतलब कहा जाए गाइस, जो क्वेश्चंस की लेंथ है वो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन क्वेश्चन इजी लेवल है। इसका जो भाषा है थोड़ी डिफिकल्ट बनाई गई है और आजकल गाइस इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके बनाए भी जाते हैं, याद रखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कुल मिलाकर के आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रकाश की तीव्रता है इसका मेजरमेंट जो है या किस उपकरण के द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर देंगे। एसएससी सीजीएल 11 से 2019 की आफ्टरनून की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो गाइस, जो एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वह उपकरण हो जाएगा आपका फोटोमीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, फोटोमीटर जो है मेरे प्यारे भाई, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गाइस देख लो, जो और भी ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं, इसका भी गाइस मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, मतलब ऑपरेशन किया है। प्रकाश मापी जो है, इसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, जिन्हें आप फोटोमीटर कहते हैं या प्रकाश मापी कहा जाए, बात एक ही है मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा जो गाइस कैलिपर्स लिखा है, इसका उपयोग जो है यह वस्तु के आयाम को मापने के लिए किया जाता है। जो एमीटर है गाइस, इसका उपयोग करंट मापने के लिए या फिर कहते हैं धारा मापने के लिए किया जाता है। जो डायनोमीटर है मेरे प्यारे भाई, यह जो है ये किसी घूर्णन शाफ्ट द्वारा प्रेषित यांत्रिक बल या शक्ति को मापने के लिए डायनोमीटर का उपयोग किया जाता है। मैंने गाइस हर एक ऑप्शन का ऑपरेशन किया है यहाँ पर, इसलिए गाइस मैंने आज जो क्वेश्चन सही है बायलॉन्गल नहीं रखे हैं, क्योंकि मैं गाइस चाहता हूँ कि जो भी आपके सामने मैं क्वेश्चन रखूँ, हर एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो और हर एक क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसका हम ऑपरेशन कर सकें, उसको बेहतरीन से आपको समझा सकें। आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि अगर आप जैसे यहाँ पर आपसे कैलिपर्स के बारे में ही पूछ लिया जाए, तो आप जानते हैं कि वस्तु के जो आयाम है इसको कैलिपर्स के द्वारा मापा जाता है। तो कैलिपर्स से आपसे पूछा जाए कि कैलिपर्स से क्या मापा जाता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वस्तु के आयाम को। इसी प्रकार गाइस मैंने हर एक ऑप्शन का ऑपरेशन करने की यहाँ पर पूरी संभव कोशिश की है, हर संभव कोशिश की है। चलो भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि रजत को दीर्घ दृष्टि दोष है, तो उसकी दृष्टि को दोष सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ को उसे किस प्रकार के लेंस की सलाह देगा? कहने का मतलब यह है कि रजत नाम का कोई लड़का है और उसको दीर्घ दृष्टि दोष है, या फिर जिन्हें आप कहते हो दूर दृष्टि दोष। गाइस दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाए या दूर दृष्टि दोष कहा जाए, बात एक ही है। तो जो गाइस डॉक्टर हैं या फिर कहा जाए जो नेत्र विशेषज्ञ हैं, वह रजत को इस दोष से छुटकारा पाने के लिए किस लेंस का उपयोग करने की सलाह देंगे? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब आप सभी जानते हैं गाइस कि जो दीर्घ दृष्टि दोष है या फिर गाइस कहा जाए दूर दृष्टि दोष है, इसके लिए हमें किस प्रकार के लेंस का उपयोग करना चाहिए? तो वो हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस का प्रयोग करने की सलाह दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर गाइस उन्हें निकट दृष्टि दोष होता है तो उन्हें अवतल लेंस का प्रयोग करने के लिए सलाह दी जाएगी। अगर उन्हें जरा दृष्टि दोष होता है तो उसे गाइस द्विनाभित या फिर बाइफोकल लेंस का उपयोग करने की सलाह दी जाएगी। यहाँ पर इसका गाइस जो एक्सप्लेनेशन है वो भी दे दिया गया है, आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई कि किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एसएससी CHSL की परीक्षा में पूछा गया है, इवनिंग शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आप हर एक क्वेश्चन को देखिए। जो क्वेश्चन आपको टफ लगे स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना, उसके बाद नोट्स में लिख लेना। गाइस किसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है या फिर हंसाने वाली गैस के नाम से जानते हैं?
तो वह हो जाएगी आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है लॉफिंग गैस के में, या फिर लॉफिंग गैस के नाम से जानते हैं, हंसाने वाली गैस के नाम से जानते हैं। अगर कोई मनुष्य इसे सूंघ लेगा गाइस तो वो लगभग कहा जाए तो 5-10 मिनट और भी अधिक समय तक वो हंसता ही रहेगा, इसलिए इसे कहा जाता है लॉफिंग गैस या फिर हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लेंस की शक्ति का माप जो है यह किसके द्वारा किया जाता है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, इवनिंग शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि 13 मार्च 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन, फटाफट आंसर दीजिए। लेंस की शक्ति का माप जो है मेरे प्यारे भाई ये डायोप्टर के द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डायोप्टर के द्वारा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गाइस डायोप्टर है या लेंस की जो फोकस दूरी है मेरे प्यारे भाई, जो लेंस की फोकस दूरी है उसके व्युत्क्रम के बराबर होता है, यानी कहा जाए गाइस तो जो डायोप्टर है या होता है डी बराबर होता है 1/f। ये होता है गाइस इसका सूत्र। डायोप्टर जो है गाइस वो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, यानी 1/में होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल परफेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। सभी जानते होंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। गाइस जो रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई है वह क्या है, बेकुरल है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेकुरल जो है गाइस ये रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई हो जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, जो ध्वनि का एसआई मात्रक होता है या होता है डेसिबल। एम्पियर जो है गाइस ये करंट या फिर धारा मापने की एसआई इकाई है। और कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट एक प्रकार की धातु है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। चलो भैया अगला है कि विद्युत, यहाँ पर ये विद्युत लिखा है गाइस, यानी कि इस प्रकार लिखा है। अगर आपको टाइपिंग मिस्टेक में थोड़ी गड़बड़ी लग रही है तो थोड़ा समझ लेना, ये विद्युत लिखा है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई, यहाँ पर एसआई लिखा है, इकाई या फिर एसआई मात्रक की पहचान करें। इसमें जो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है। एसएससी सीपीओ के 14 मार्च 2019 के मॉर्निंग शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो जो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है या विद्युत प्रतिरोध का जो गाइस एसआई मात्रक है वह क्या है, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओम। ओम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर वाट की बात की जाए तो वाट जो है गाइस ये पावर या फिर कहा जाए तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है। कूलाम जो है गाइस ये जो है ये चार्ज या फिर कहा जाए तो आवेश का होता है। एम्पियर जो है गाइस ये करंट या फिर धारा का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र मजबूती की एसआई इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र मजबूती की एसआई इकाई कहा जाए या फिर गाइस कहा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र शक्ति की एसआई इकाई क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी मित्र, फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो चुंबकीय क्षेत्र मजबूती की इकाई क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि टेस्ला, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर और ऑप्शन को देख लो मेरे प्यारे भाई, जो ऑप्शन यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे गॉस जो है मेरे प्यारे भाई ये चुंबकीय प्रेरण की इकाई, ऐसा इकाई होती है गॉस, ठीक है। ओम को आपको पता ही है, ओम जो है गाइस ये किसका मात्रक होता है, तो ओम जो है ये विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। और जो गाइस यहाँ पर वेबर है ये किसका मात्रक अगर आपसे पूछा जाता है तो ये जो है मेरे प्यारे भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वेबर। चलो भैया अगला है कि लंबाई की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इकाई क्या है। कहने का मतलब ये है कि लंबाई की जो गाइस है एसआई इकाई है या क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स कहा जाता है गाइस ये, यानी कि कहा जाए तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कौन सी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लंबाई की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इकाई क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई एसएससी सीपीओ की परीक्षा में पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मीटर। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए मीटर बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लेंस की एक लेंस की शक्ति जो है वह -2.0 D है। यहाँ डी का अर्थ क्या है, कहने का मतलब है गाइस कोई लेंस है और उसकी जो शक्ति है गाइस वह कितनी है, -2.D, यानी कि कहा जाए गाइस तो 2D लिखा गया है। इसमें जो अंत में D लिखा गया है इस D का अर्थ क्या है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एसएससी सीजीएल के 7 मार्च सन 2020 के मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना, मैं आपको गाइस यही सलाह दूंगा। जो एक लेंस की शक्ति इकाई क्या है, जो है गाइस यहाँ पर डी का अर्थ है
वह हो जाएगी आपका डायोप्टर। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो ध्यान देना, यहाँ पर ये डायोप्टर लिखा है, ठीक है, डायोप्टर लिखा है मेरे प्यारे भाई। तो डायोप्टर जो है ये लेंस की शक्ति या फिर गैस कहा जाए तो लेंस के पावर का मात्रक होता है, तो वो होता है आपका डायोप्टर। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि एक पौंड जो है यह किसके बराबर होता है। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक पौंड जो है यह किसके बराबर होता है। फटाफट आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा समझना मेरे प्यारे भाई, एक पाउंड जो है यह कितने ऑन्स के बराबर होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एक पाउंड जो है मेरे प्यारे भाई यह 16 ऑन्स के बराबर होता है। एसएससी एमटीएस 8/8 सन 2019 के इवनिंग शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, हर एक क्वेश्चन आपकी महत्वपूर्ण है। जो भी क्वेश्चन टफ लगे उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना। मैं आपको गाइस हर एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं उसका मैं गाइस आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। संवेग का एसआई मात्रक क्या है, या फिर कहा जाता है तो मोमेंटम, मोमेंटम का जो गाइस एसआई मात्रक है या क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दे दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका पूछा गया है एसएससी एमटीएस 13/8/2019 की मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो गाइस, जो संवेग का एसआई मात्रक होता है या क्या होता है, यह हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आप सभी जानते हैं संवेग, संवेग का मतलब हुआ गाइस, सम मतलब संगति, संगति का मतलब होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है किलोग्राम, और वेग का एसआई मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो है मेरे प्यारे भाई, यह हो जाएगा संवेग का एसआई मात्रक। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक मैंने आपसे एक बार भी नहीं कहा कि आप क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि गाइस मैं ये देखना चाहता था कि कौन कौन प्यारे भाई बहन हैं जो बिना कहे क्लास को लाइक कर देते हैं। तो गाइस कुछ तो ऐसे मित्र हैं जो बिना कहे क्लास को लाइक कर दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्यारे भाई बहन क्लास को देख रहे हैं जो क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं। अगर आपको लगता है कि इस बार आपकी एक सीट कन्फर्म है, अगर आपको लगता है कि इस बार आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, जो वर्दी पाने की आपके अंदर चाहत है गाइस वो पूरी हो जाएगी, यानी कि वर्दी पाने का सपना पूरा हो जाएगा, तो आप सभी मित्र से मैं एक बार फिर से दिल की गहराई से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं वह एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। जो भी मित्र क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह लाइक जरूर कर देंगे, और जो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वह तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे, ठीक है। तो संवेग का सही मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है गाइस, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। एसएससी CHSL के 18/3/2020 की मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दे दीजिए, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो दो गाइस सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल। इसने किया अल्फ्रेड नोबेल ने। यहाँ पर गाइस जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, इन्होंने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। आप याद रखना, तड़ित चालक या फिर कहा जाएगा जो बिजली है, इसका जो आविष्कार है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। रुडोल्फ डीजल ने गाइस इन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। जो गाइस डीजल इंजन है इसका आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया। थॉमस अल्वा एडिसन से तो आप परिचित हैं ही गाइस, जो विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि परमाणु संलयन अभिक्रिया निम्न में से किस समीकरण पर आधारित है। एसएससी एमटीएस की परीक्षा इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए, परमाणु संलयन की अभिक्रिया निम्न में से किस समीकरण पर आधारित है। जो गाइस आइंस्टीन का समीकरण है वो आप सभी समझते हैं, वो क्या है, E बराबर mc²। ये क्या है, ये आइंस्टीन का समीकरण है। E यहाँ पर हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा आपका एनर्जी, और यम जो है गाइस ये आपका मास या फिर द्रव्यमान, और सी जो है गाइस ये हो जाएगा प्रकाश का वेग, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि किसी वस्तु की आगे पीछे या आगे पीछे की गति को क्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि गाइस आगे पीछे या गाइस कहा जाए तो आगे पीछे आने जाने की जो गति है इसको क्या कहते हैं किसी भी वस्तु की। आक्षेप कहा जाएगा, आवेग कहा जाएगा, स्विंग कहा जाएगा, या कंपन कहा जाएगा। मेरे प्यारे भाई कोई भी वस्तु अगर वह आगे पीछे हो रही है तो कहा जाएगा कि वस्तु जो है कंपन कर रही है, मतलब कि गाइस वो वस्तु कांप रही है ना। तो यहाँ पर गाइस जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंपन कर रही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका एक्सप्लेन आप देख लेना गाइस, PDF के साथ आपको मिल जाएगा।
आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है, लगभग सभी जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है, या फिर गाइस कहा जाए तो फ्रीक्वेंसी की एसआई इकाई क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है। देखो गाइस, जो आवृत्ति का साई मात्रक होता है या क्या होता है आपका हर्ट्ज होता है, जिन्हें गाइस हम एच जेड के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हर्ट्ज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर गाइस देख लेना, जो आवृत्ति का साई मात्रक वो हर्ट्ज है। ओम जो है मेरे प्यारे भाई, जो ओम है ये विद्युत प्रतिरोध का साई मात्रक है। और वोल्ट तो आप यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो वोल्ट है मेरे प्यारे भाई ये विभवांतर का मात्रक है। जूल जो है या कार्य ऊर्जा या फिर ऊष्मा का मात्रक है। ये गाइस आपको ऑप्शन जो ऑप्शन का ऑपरेशन है गाइस, ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ के साथ, यानी इसकी व्याख्या जो है गाइस, ये सॉल्यूशन जो है आपको मिल जाएगा पूरी हमारे पीडीएफ के साथ। ठीक है, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि जी का मान क्या है, और यहाँ पर जो जी है गाइस, इसका मतलब है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, और आप सभी जानते हैं गाइस, जो इस जी का मतलब है ये क्या होता है, इस जी का मतलब होता है गुरुत्वीय स्थिरांक, और इस जी का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण। कहने का मतलब है कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है मेरे प्यारे भाई, या क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर कितना होता है आपसे पूछा गया है। एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, सभी जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। जो गैस गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण का मात्रक क्या होता है आप सभी जानते हैं। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसका जो गैस गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मात्रक क्या होता है या फिर इसका मान क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका मात्रक गुरुत्वीय त्वरण का है वो गैस आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होगा। और इसका मान जो है या कितना होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ध्वनि जो है यह किस माध्यम में तेज यात्रा करती है, यानी ध्वनि जो है गाइस ये किस माध्यम में अधिक तेजी से गमन करेगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एसएससी सीएचएसएल 16/10/2020 की मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो भैया क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ध्वनि जो है यह किस माध्यम में तेज यात्रा करती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो जो है सॉलिड स्टेट, या फिर कहा जाए तो सॉलिड अवस्था में, या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो जो ठोस अवस्था होती है, इसमें ध्वनि जो है यह अधिक गाय से तेज से गमन करेगी या यात्रा करेगी। ठीक है, और निर्वात में जो ध्वनि है गाय जी ये गमन नहीं कर सकती। कहने का मतलब है निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी ठोस में जो गाइस ये। और कहीं कहीं आपको ऑप्शन में इस्पात भी देखने को मिलेगा, या फिर कहीं कहीं आपको ऑप्शन में स्टील देखने को मिलेगा। तो चाहे आपको इस्पात देखने को मिले, स्टील देखने को मिले, या फिर ठोस देखने को मिले, आप गाइस जो यहाँ पर तीनों मैंने आपको बताया, इसी को आप टिक करेंगे, इसी को आप ग्रीन करेंगे। ओके, यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेन देख लेना है मेरे प्यारे भाई, बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है यहाँ पर। और मैं गाइस अगर एक्सप्लेन यहाँ पर ज़्यादा करूँगा तो क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी। मैंने सोचा कि पीडीएफ के साथ आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो आप देख लेना, आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए परफेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं। यहाँ पर गाइस उपकरण लिखा है। ठीक है, ये उत्कर्तन जो लिखा गया है मेरे प्यारे भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर लिखा गाइस जो उपकरण है ये हम किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर ये उपकरण लिखा हुआ है। ठीक है, आप इतने समझदार हैं, समझ सकते हैं। देखो भैया, जो आर्द्रता है इसके स्तर को मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, तो वह हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर। किसका उपयोग करेंगे मेरे प्यारे भाई, हाइग्रोमीटर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गाइस जिसका आप एक्सप्लेनेशन भी देख लेना। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं है कहने का मतलब है कि इसमें कौन सी एक सदिश राशि है। मेरे प्यारे भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब वेक्टर क्वांटिटीज इसमें कौन सी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि जो सदिश राशि होगी उसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होगा, यानी परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, उन्हें कहते हैं सदिश राशियाँ। और सदिश राशियां गाइस जो हैं ये यहाँ पर हो जाएगा आपका टॉर्क, या फिर कहा जाए गाइस जो आघूर्ण। आघूर्ण है मेरे प्यारे भाई, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी टॉर्क जो है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपकी ये सदिश राशि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा समीकरण भौतिकी में दाब को दर्शाता है। भौतिकी में दाब को दर्शाने वाला समीकरण यहाँ पर कौन सा होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर दे दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एसएससी एमटीएस आफ्टरनून की परीक्षा में पूछा गया है। अब आप सभी जानते हैं गाइस कि जो दाब है इसका सूत्र क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो जो बल बटा क्षेत्रफल यहाँ पर लिखा गया है मेरे प्यारे भाई, जो बल बटा क्षेत्र है यह जो है यह समीकरण जो है यह दाब को दर्शाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं गाइस, जो दाब का मात्रक होता है वह क्या होता है, साई मात्रक क्या होता है, जिस सिंपल भाषा में कहें तो पास्कल होता है। लेकिन अगर मुख्य रूप से कहा जाए मेरे प्यारे भाई, तो क्या होता है, वह होता है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है गाइस, ये दाब का ही मात्रक होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला होता है। कहने का मतलब है कि जो गाइस हमारे आकाश का रंग है ये नीला जो है, ये हमें किस कारण दिखाई देता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दे दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश है गाइस, इसका रंग हमें नीला दिखाई देता है। यहाँ पर आप गाइस इसे देख लेना, टिंडल प्रभाव या कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन की एक भी घटना है। यहाँ पर गाइस मैंने एक्सप्लेनेशन लिख लिया है, आप देख लेना। जो लोग बाईफोकल लेंस का पहनते हैं या बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, उन्हें कौन सा दोष होता है। बाईफोकल लेंस का प्रयोग जो गाइस करते हैं, उन्हें कौन सा दोष होता है। तो गाइस उन्हें होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि उन्हें ना तो स्पष्ट दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी और ना ही स्पष्ट उन्हें नजदीक की वस्तुएं दिखाई देंगी। कहने का मतलब है जरा दृष्टि दोष गाइस उन्हें ही कहा जाएगा जो गाइस बाईफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बताए हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण का बल हमेशा लागू बलों को फिर डैश 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 करता है। अब आपको ऑप्शन देख करके आंसर बताना है। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है, मैं सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। जो भी मित्र क्लास को लाइक नहीं किए हैं, लाइक जरूर कर देंगे। सभी मित्र मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, आपके लिए पूरी जी जान पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ हूं आपकी एक सीट कंफर्म करवाने के लिए, और अगर आपको लगता है कि इस बार आपकी एक सीट कंफर्म हो जाएगी, तो जो भी मित्र क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वह क्लास को एक बार दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है और घर्षण का बल जो है मेरे प्यारे भाई, वह हमेशा लागू बलों का विरोध करता रहता है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। हवा में ध्वनि का वेग जो है या कितना होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सभी प्यारे भाई बहन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं कि हवा में जो ध्वनि का वेग होता है या कितना होता है, 343 मीटर प्रति सेकंड हवा में ध्वनि का वेग होता है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लेना, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप मेरे प्यारे भाई देख लेना। अगला है कि किसी वस्तु के जड़त्व को उसके किसके द्वारा मापते हैं, यानी उसे किस भौतिक राशि के द्वारा मापते हैं, उसके वॉल्यूम के द्वारा या फिर उसकी स्पीड के द्वारा या फिर उसके मास के द्वारा या फिर गाइस उसके क्षेत्रफल के द्वारा मापा जाता है। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एसएससी CHSL 5/8/2021 की आफ्टरनून परीक्षा में पूछा गया है, किसी वस्तु के जड़त्व को गाइस या फिर उसकी इनर्शिया को मेजरमेंट किया जाता है किसके द्वारा, तो वह उसके मास या फिर उसके द्रव्यमान के द्वारा हम मेजरमेंट करते हैं या फिर मापते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बताए हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर साइंस की क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जो भी मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वो एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे और अपने मित्र तक इस क्लास को शेयर जरूर कर देना। मेरे प्यारे भाई अपने मित्र तक इस क्लास का साझा जरूर करना। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।